सो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कीर्ति, गौरांगी, दिशा, चैतन्य, पलक, गुनगुन, धैर्य, अदिति एंड आराध्य, आप लोगों को भी गुड इवनिंग। अभी फ़िलहाल ये आए तो नहीं है, आ गया आराध्य, आ गया हमारा। अदिति जी रह गई हैं, सो आई एम जस्ट कनेक्टिंग हर। ओके। सो आज जो हम जो टॉपिक बेसिकली चैप्टर हमारा चल ही रहा था और ये चैप्टर 4 था। हमने इसके फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर कर लिए थे, वीडियो भी अपलोड कर दी है मैंने यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पर जाकर देख लीजिएगा वीडियो। आई होप आप लोगों की उससे हेल्प ज़रूर हो रही हो, बट आई पर्सनली फील। ठीक है जी, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें एनजाइटी डिसऑर्डर से अब शुरुआत हो रही है। तो अब यहाँ से इंपॉर्टेंस ऑफ द चैप्टर और बढ़ जाती है। और इनफैक्ट जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था, कुछ बच्चों के बीच में डाउट्स भी थे, तो मैंने अलग से भी कुछ क्लासेस दी थी कुछ लोगों को। ठीक है, पता नहीं मैं शायद किसको दी थी वो मुझे याद नहीं। तो मैंने इसमें आपको बताया था इसके आपको फीचर्स जो है सारे याद रखने हैं, क्योंकि फीचर्स के हिसाब से क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो फीचर्स आपको क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चंस आपको आराम से हो जाएंगे। ठीक है जी। और अभी इनफैक्ट जिन जिन लोगों के स्कूल में टेस्ट हुआ है, तो जिन लोगों के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, तो उनको पता भी चल गया होगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एक्चुअली में। ठीक है, और जो नोट्स की लिस्ट दी है मैंने, उसमें लास्ट का पेपर आप देखोगे सारे वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी सारे मैंने कवर कर रखे हैं। तो यहाँ पे कीर्ति को मिल गए हैं, गौरांगी को मिल गए हैं, दिशा, चैतन्य, पलक, गुनगुन गुनगुन को नहीं मिले हैं, धैर्य को नहीं मिले हैं अभी, और अदिति को दे दिए मैंने, आराध्या को भी मिल गए। ठीक है, तो गुनगुन एंड धैर्य मैं आपसे कल मिलता हूँ, कल आपको ये ज़रूर दे के जाता हूँ मैं। ठीक है जी, ओके, क्योंकि थोड़ा सा याद रह गया था। एनीवे, तो पेज नंबर 76 पे आएंगे आप, पेज नंबर 76 पे आ जाइए। यहाँ पे एनजाइटी डिसऑर्डर्स करके जो है टॉपिक है, डायरेक्टली हम लोग पढ़ते हैं एनजाइटी डिसऑर्डर्स। एनजाइटी बेसिकली क्या होता है, अलग अलग लोग इसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। एनजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, या अलग अलग नाम से लोग इसको बोल जाते हैं। एंशियस जो है लोग हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें जो है एनजाइटी, ये बड़ा कॉमन फिनोमिना है और बड़ा कॉमन डिसऑर्डर है, सब इंसान को ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, एनजाइटी किसी को भी हो सकती है, मुझे भी होती है एनजाइटी। ठीक है, आप लोगों को तो होती ही होगी। आप जो है एंशियस कब कब हो जाते हैं, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, जब डेंटिस्ट के जाते हैं, जब कोई सोलो परफॉर्मेंस देनी है, कब कोई मेजर काम करना है, तो हमको एनजाइटी जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, खुद के साथ होती है। एंड ये बड़ा नॉर्मल है एंड expected है, even it motivate us to do our task well. On the other hand, high level of anxiety that are distressing and interfere with effective functioning indicate the presence of an anxiety disorder, the most common category of psychological disorder. हाँ, कॉमन ज़रूर है, बट कह रहे हैं अगर बार बार ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं और रेगुलर बेसिस पे ये हो रहा है आपके साथ, तो ये आपको एनजाइटी डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कहते हैं सब लोगों के वरीज एंड फियर्स होते हैं यहाँ पे। टर्म एंजाइटी इज यूजली डिफाइंड एज अ डिफ्यूज वेग वेरी अनप्लेजेंट फीलिंग ऑफ फियर एंड एप्रीहेंशन। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, डर सबके पास, डर सबको लगता है, घबराहट सबको होती है, बट डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू पिया करें आप, तो डर के आगे आपको जीत हो जाएगी, बट इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। तो वरीज एंड फियर सबको होते हैं। एंजाइटी इन्होंने डिफाइन किया है, 1 and 2 मार्कर है, विच इज़ यूजली डिफ्यूज वेग होता है, बड़ी अनप्लेजेंट सी फीलिंग हो रही होती है, आपको डर भी लगता है, अप्रीहेंसिव भी हो जाती है, सही होगा गलत होगा क्या होगा हमें नहीं पता चलता। एंड द एंशियस इंडिविजुअल ऑल्सो शोज कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग सिम्टम। जो जिसको एंजाइटी होगी उसको ये सिम्टम्स भी साथ साथ नजर आएंगे। हार्ट रेट बढ़ जाएगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, और डायरिया हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, चक्कर आने लगते हैं, डिजीनेस, नींद आती है, स्वेटिंग है, स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आती है आपको, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड ट्रेमर्स, ये सब चीज़ें आपको एंशियस लोगों में देखने को मिलेगी। और जिन लोगों के सिम्टम्स हैं तो ऑब्वियसली ये बड़ा कॉमन सा है। साथ के साथ इन्होंने बोला दे रहा मैनी टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। अगर टेबल 4.1 देखोगे तो यहाँ पे भी है और अलग से भी यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले उन्होंने जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में बताया है, विच कंसिस्ट ऑफ। तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या हो जाता है, प्रोलॉन्ग्ड वेग अनएक्सप्लेन्ड एंड इंटेंस फियर्स दैट आर नॉट अटैच्ड टू एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको ऐसा महसूस हो रहा होता है, मुझे डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, काफ़ी डर लग रहा होता है, बड़ा वेग होता है, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड ही नहीं होता है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। सिम्टम्स में आप वरी करते हो, एप्रीहेंसिव फीलिंग होती है अबाउट द फ्यूचर, हाइपर विजिलेंट हो जाते हो, कॉन्स्टेंटली अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहते हो, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कोई डेंजर तो नहीं है। एंड इट इज़ मार्क्ड बाय मोटर टेंशन,
हाथ पैर चलते रहेंगे, लाइक फिजिटिंग जो लोग करते हैं, फिजिटिंग है ना, पेन टक टक कर रहे हैं, हाथ चला रहे होते हैं, पैर हिला रहे होते हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं ये सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाते हैं. एज अ रिजल्ट पर्सन इज अनेबल टू रिलैक्स, इज रेस्टलेस, विजिबल शेकी एंड टेंस. तो अब फिजिटिंग वाले लोगों आप देख सकते हो विजिबली शेकी एंड टेंस थोड़े से हो रखे होते हैं. ठीक है, तो ये इन्होंने जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का फीचर बताया. अब ये फीचर आपको याद रखेंगे तो आप, क्योंकि बहुत माइनर से चेंजेस आपको दिख रहे होते हैं एक से दूसरे डिसऑर्डर में, एंजाइटी में एक्चुअली देखने को मिलता है, तो आपको फीचर थोड़े ढंग से करने हैं. अभी दिशा के स्कूल में, गौरांगी के स्कूल में टेस्ट हुआ था, तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे. ठीक है, तो प्लीज़ इसके ऊपर आप कृपया करके ध्यान दे दीजिएगा. ओके, सो एवरीवन इज हियर. या ओके, सो थैंक यू वेरी मच, एवरीवन इज हियर. ओके, दूसरा एंजाइटी डिसऑर्डर जो आपको देखने को मिलता है वो है पैनिक डिसऑर्डर. ठीक है, पैनिक आप हो जाते हैं तो अचानक से, ये अचानक से ही होता है पैनिक डिसऑर्डर कभी कभी. सो विच कंसिस्ट ऑफ रिकरेंट एंजाइटी अटैक्स इन विच द पर्सन एक्सपीरियंस इंटेंस टेरर. ठीक है, रिकरेंट होता है, एंजाइटी अटैक्स इसको हो रहे होते हैं, इंटेंस टेरर इंसान एक फील कर रहा होता है. पैनिक अटैक डिनोट्स एन एब्रप्ट सर्च ऑफ इंटेंस एंजाइटी राइजिंग टू अ पीक व्हेन थॉट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टिमुला आर प्रेजेंट. सच थॉट्स अकर इन एन अनप्रिडिक्टेबल मैनर. तो अचानक से कोई थॉट आएगा और उसको इतना ज़्यादा वो पीक हो जाएगा. कभी कुछ हो गया तो, एक्सीडेंट हो गया तो, एग्जाम में फेल हो गई तो, फेल हो गया तो, क्वेश्चन ये वाला आ गया तो, उसको सोच सोच के आप बढ़ावा दे देते हो. पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टिमुला है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, अनप्रिडिक्टेबल मैनर में होता है. क्लिनिकल फीचर इसमें क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, डिजीनेस है, ट्रैम्बलिंग है, पैल्पिटेशन है, चोकिंग है, नोजिया है, चेस्ट पेन है, डिस्कम्फर्ट है, फियर ऑफ ग्रोइंग क्रेजी, लूजिंग कंट्रोल और डाइंग. इस तरीके के हालात आपको देखने को मिल जाते हैं, सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं पैनिक डिसऑर्डर. फिर आपने देखा होगा कि कई लोगों को काफ़ी चीज़ों से डर लग रहा होता है, जैसे लिफ्ट में ट्रैवल नहीं कर पाते, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं, बिल्डिंग के बाहर बालकनी में खड़े नहीं हो पाते, और कॉकरोचेस, लिजर्ड या कोई भी ऐसे जानवर होते हैं, उनसे भी उन लोगों को डर लग रहा होता है. ठीक है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है. तो दीज काइंड ऑफ फियर्स, जैसे इन्होंने एक और बताया हुआ है कि आपने कोई पोएम लर्न करी है, डिबेट लर्न करी है, और वहाँ जाके आप जो है घबरा गए, आप भूल गए सब चीज़ें, इस तरीके से हो जाता है. तो इसको हम लोग फोबियाज़ के नाम से जानते हैं. पीपल हु हैव फोबियाज़ हैव इरैशनल फियर्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, पीपल और सिचुएशंस. फोबियाज़ ऑफन डेवलप ग्रेजुअली और बिगिन विद अ जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर. तो ये शुरुआत जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर से होती है, फोबिया में वो कन्वर्ट हो जाता है. फोबिया की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, ये सब सारा इंपॉर्टेंट है यहाँ से, तो इसमें से कुछ नहीं छोड़ना है आपको, प्लीज़ ये याद रखिएगा, है ना. तो एंजाइटी डिसऑर्डर जैसे पूरा लिखने को भी 4466 मार्कर में भी आया हुआ है, बीच बीच में सब 1122 मार्कर भी आया हुआ है, वो सब मैंने दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा. तो जिन लोगों को फोबिया होता है, इरेशनल फियर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट, पीपल और सिचुएशन को लेके, फोबियाज ऑफन डेवलप फ्रॉम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर. फोबियाज कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 मेन कैटेगरीज: स्पेसिफिक फोबियाज, सोशल फोबियाज एंड एगोराफोबिया. ठीक है, स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया, अगोराफोबिया. स्पेसिफिक फोबियाज कॉमनली अकरिंग फोबियाज है, जिसमें इन्होंने बताया है दिस ग्रुप इंक्लूड्स इरेशनल फियर सच एज इंटेंस फियर ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ एनिमल और बीइंग इन एनक्लोज स्पेस. इंटेंस एंड बीइंग इन एनक्लोज स्पेस भी बोला गया, एंड इंटेंस एंड इनकैपेसिटेटिंग फियर एंड एम्बैरेसमेंट व्हेन डीलिंग विद अदर कैरेक्टराइजेस सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, दैट इज सोशल फोबिया. तो स्पेसिफिक फोबिया किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या चीज़ से रिलेटेड हो सकता है. जैसे मेरे को पहले डॉग से बड़ा डर लगता था, इनफैक्ट आज तक मुझे कॉकरोच से बड़ा डर लगता है. ठीक है, मतलब आसपास भी नहीं रह सकता, मैं कमरे से भाग जाता हूँ, मुझे सीरियसली बड़ा डर लगता है. पर छिपकलियों से नहीं लगता, लिजर्ड से नहीं लगता. ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो ये देखने को मिलता है. और इंटेंस और इनकैपेसिटिंग फेयर, जब आप लोगों से डील नहीं कर पाते, मिल नहीं पाते, आपको प्रॉब्लम होती है, डीलिंग्स नहीं कर पाते, बातचीत नहीं कर पाते, तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर या सोशल फोबिया इसको बोला जाता है. एक होता है फिर एगोराफोबिया, विच इज़ अ टर्म यूज व्हेन पीपल डेवलप अ फियर ऑफ एंटरिंग अनफेमिलियर सिचुएशन. ये सब 1122 मार्कर में बोर्ड्स में आया रखा है ऑलरेडी. अनफेमिलियर सिचुएशन में एंटर करने से आप घबरा रहे होते हो, तो आपको जो है एगोराफोबिया ये कहलाता है. Many people with agoraphobia are afraid of leaving their home, so their ability to carry out normal life activity is severely limited. तो मैंने आपको राधिका आप्टे वाली मूवी का एग्जांपल दिया था फोबिया, उसमें जो है ऐसा ही कुछ था. और इनफैक्ट मेरी आज से 2015 में एक स्टूडेंट आती थी मेरे पास, उसको भी एगोराफोबिया था. तो कहती थी मेरे को सीरियसली इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मैं घर के दरवाजे तक जैसे पहुंचती हूँ अपने घर से बाहर निकलने के लिए, तो मेरे पैर हाथ कांपने लगते हैं, लोग ऐसा लगता है लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे कमियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं. तो काफ़ी ज़्यादा उसको इश्यूज़ थे, पर लेटर ऑन फिर उसने रिकवर कर ही लिया था. अब उसको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है.
ठीक है जी। तो एनजाइटी है, और इनफैक्ट ना मैं आपको ना वो बता रहा था कि वो सीरीज़ देख रहा था मैं, रैच्ड, नेटफ्लिक्स पे है, तो टाइम निकाल के आप ज़रूर देखिएगा। उसमें काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स उन्होंने कवर कर रखे हैं, बहुत बहुत मेजर डिसऑर्डर्स का। हालांकि उसका सीज़न 2 भी आएगा, क्योंकि कल ही मैंने एपिसोड्स ख़त्म किए हैं। तो उसमें मेरे को और एक केस मिल गया था, अभी आगे आएगा तो हम उसको पता भी करेंगे। तो डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल का ही था। उस लड़की में आई थिंक 4th या 5th एपिसोड में आती है वो लड़की, शैरोलेट। और शैरोलेट में मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। भाई साहब क्या सीरियस एक्टिंग करी है बंदी ने, मज़ा आ गया भाई। तो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक तो म्यूजिशियन का होता है, एक एक्चुअल में वो होती है, और उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है उन्होंने। लेटर ऑन क्या होता है, जो डॉक्टर उसको ट्रीट कर रहा होता है और उसी वो डॉक्टर को मार देती है। मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ। तो क्योंकि स्पॉइलर एक्चुअली में नहीं है, तो वो डॉक्टर को मार देती है ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि वो एक पर्सनालिटी शिफ्ट में होती है। ठीक है, वो ऑलरेडी जो उसके साथ एक्चुअली में आइडेंटिटी प्रॉब्लम थी उसमें चली जाती है वो। जब वो मारती है, होश आता है, तो उसको रियलाइज़ होता है कि ये तो मैंने किया है, मुझे याद ही नहीं है मैंने किया है भी कि नहीं है। और लेटर ऑन जब वो सब ख़त्म होता है किस्सा, तो वो कहीं चली जाती है और वापस फिर दोबारा उस हॉस्पिटल में आती है। तो वो अपने आप को डॉक्टर बना लेती है, उसकी आइडेंटिटी उसमें आ जाती है, और सारे जो डॉक्टर जो सारी चीज़ें उसको पता थी वो सब उसको पता था। एग्जैक्टली डॉक्टर जैसा बिहेव कर रही है, डॉक्टर जैसा बोल रही है। तो मतलब मेरे को तो देख के बहुत मज़ा आया। तो प्लीज़ टेक आउट टाइम। नेटफ्लिक्स अगर किसी के पास नहीं है तो अनियन प्ले डालेंगे आप गूगल सर्च पे, अनियन प्ले वेबसाइट है, उस पर आपको मिल जाएगी। अनियन प्ले पे रैच्ड, क्योंकि मैंने अनियन प्ले पे ही देखी है। अनियन मतलब प्याज ओनली, तो उस पर आप देख सकते हैं। जिनके पास नेटफ्लिक्स है वो नेटफ्लिक्स पे देख लिया, नहीं है तो पॉपकॉर्न टाइम पे देखेंगे। ठीक है, और कोई ऐसा नहीं है कि कुछ ऊट पटांग सा मटेरियल है, थोड़ा बहुत है बिल्कुल, बट सब सेंसर्ड है। ठीक है, वो 2-3 चीज़ें मिल रही होती है, बट ज़रूर देखिएगा, काफ़ी डिसऑर्डर्स उसमें कवर्ड है। तो आपको ना ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। तो जस्ट सजेशन, आप ज़रूर देखें। रैच्ड अनियन प्ले पे, अनियन प्ले, प्याज खेल। नहीं नहीं, वो नहीं, मूवी का नाम। मूवी का नाम रैच्ड, RATCHED, रैट और CHED, रैच्ड। ओके, अनियन प्ले पे मिल जाएगी। तो अब 2 तारीख को छुट्टी है, तो ज़रूर देख लीजिएगा। सुबह लगा लो, 8 एपिसोड है, 8 घंटे में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, डू सी। ओके, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये 3 मार्कर का क्वेश्चन है, अलग से कवर हो जाता है। सेपरेशन एंजाइटी 1 मार्कर में भी आ जाता है। क्या होता है? इट इज़ अनदर टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। इंडिविजुअल्स with separation anxiety disorder are fearful and anxious about separation from attachment figures to an extent that is developmentally and not appropriate. Children with SAD may have difficulty being in movement themselves, going to school alone, or fearful of entering new situation and cling to and shadow their parents' every move. To avoid separation, children with SAD may first scream, throw severe tantrums or make suicidal gestures. तो ये बहुत बच्चों को हो जाता है, बट लेटर जैसे कभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में हो जाए। जैसे बच्चे तो करते ही हैं, छोटे बच्चे होते हैं। तो मैं भी एक बार स्कूल से भाग गया था, मम्मी आगे भाग रही है, मैं पीछे भाग रहा हूँ मम्मी के, क्योंकि छोड़ गई थी तो रोना आता था। स्कूल में चेंज हो गया, नहीं सॉरी, स्कूल में मैं अकेला कैसे रहूँगा, तो ये सब देखने को मिलता है। बट अगर ये बढ़ जाता है, इस तरीके के फीचर्स अगर आप लोगों को देखने को मिल रहे होते हैं, तो वो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर कहलाता है। ठीक है, तो ये सारा फॉर्म था एंजाइटी डिसऑर्डर्स का। इसको आप ग्रुप में डाल सकते हो: एंजाइटी, जनरलाइज एंजाइटी, पैनिक फोबिया, स्पेसिफिक फोबिया, गोराफोबिया एंड सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है जी, ओके। अब बात आती है आपकी ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ये भी ऑब्वियसली क्वेश्चंस अभी जिन लोगों के एग्जाम हुए हैं तो आए भी थे, पहले से भी आ रहे हैं। आजकल कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से एप्लीकेशन बेस ये पूछ ही लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, तो कई लोगों के इसमें डाउट थे। ऑब्वियसली आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं, सुना तो बहुत बार होगा। ऑब्सेशन यहाँ पे आप अपनी उसके लिए लिख भी सकते हैं, वैसे लिखा भी हुआ है। ऑब्सेशन आपका थॉट्स को लेकर हो जाता है, कंपल्सिव आप में आप एक्ट करने पे मजबूर हो जाते हो। तो आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, आप उसको कंपल्शन में डाल देते हो। ठीक है, तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिलेटेड डिसऑर्डर्स में आ जाता है। ठीक है, देखने को मिलता है। एंड हैव यू एवर नोटिस समवन वॉशिंग देयर हैंड्स एवरी टाइम दे टच समथिंग और वॉश इवन थिंग्स लाइक कॉइन्स और स्टेपिंग ओनली विद इन द पैटर्न्स ऑन द फ्लोर रोड वाइल वॉकिंग? एंड ऑब्वियसली हैव यू एवर नोटिस वॉशिंग देयर हैंड्स, बिकॉज इस टाइम पे सारे लोग अपने हाथ धो रहे हैं कोरोना काल में, तो उनको OCD नहीं है। ठीक है,
तो ये जस्ट मेडिकल इमरजेंसी के दौरान ये किया जा रहा है। सो पीपल अफेक्टेड बाय ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब ये क्वेश्चन जैसे एप्लीकेशन बेस्ड आता है, ओसीडी आपको पूरा लिखने के लिए आ जाता है 3 और 4 मार्कर। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। ओसीडी जब पूरा लिखने को आएगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो आप सारा कुछ लिखोगे इसमें। ओसीडी, ऑब्सेसिव बिहेवियर, कंपल्सिव बिहेवियर सब लिखना है। कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑब्सेसिव बिहेवियर एंड कंपल्सिव बिहेवियर, तो सिर्फ आप ऑब्सेसिव बिहेवियर एंड कंपल्सिव बिहेवियर लिखोगे। ठीक है, ये सब मैंने पहले बताया हुआ है, बट वीडियो रिकॉर्डिंग्स अब हो रही हैं क्योंकि पीछे उस टाइम पे कभी करी नहीं थी। ओके तो ये क्या कहते हैं, ओसीडी वाले लोग जो होते हैं, दे आर अनेबल टू कंट्रोल देयर प्री ऑक्यूपेशन विद स्पेसिफिक आइडियाज और अनेबल टू प्रिवेंट देमसेल्व्स फॉर रिपीटेडली कैरिंग आउट अ पर्टिकुलर एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट दैट अफेक्ट देयर एबिलिटी टू कैरी आउट नॉर्मल एक्टिविटीज। तो प्री ऑक्यूपाइड होते हैं स्पेसिफिक आइडियाज़ को लेकर, बार बार अपने आप को रोक ही नहीं पाते, एक स्पेसिफिक एक्ट करने के ऊपर मजबूर रह जाते हैं और इनकी वजह से जो है इनका नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन है। सफाई सुथरा लोग जो साफ़ सफाई में लगे होते हैं, मिट्टी साफ़ कर रहे हैं, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, काउंटिंग है, रेपिटेशन है, ये सब चीज़ें जानबूझ के कर रहे होते हैं, तो लोग ओसीडी से पीड़ित होते हैं। ऑब्सेसिव बिहेवियर क्या बोला गया है, विच इज़ द इनेबिलिटी टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर आइडिया और टॉपिक। द पर्सन इन्वॉल्व ऑफन फाइंड दिस थॉट्स टू बी अनप्लेजेंट एंड शेमफुल। क्या मैं बार बार सोच रहा हूँ, और इस तरीके से जो है उस इंसान को लग रहा होता है कि अब जब मैं सोच रहा हूँ तो मुझे करना भी पड़ेगा। तो जैसे किसी भी तरीके से हो सकता है कि भाई मेरे हाथ गंदे हैं, 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 थॉट, मुझे हाथ धोना है, मुझे हाथ धोना है, मुझे हाथ धोना है। आप उठ के जाओगे और हाथ धोना शुरू कर दोगे। ठीक है, और ये बहुत जिन लोगों के साथ होता है एक्चुअली में जनरली बहुत प्रॉब्लम होती है। कंपल्सिव बिहेवियर क्या है, इट इज़ द नीड टू परफॉर्म सर्टेन बिहेवियर्स ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार चीज़ें कर रहे हैं, मैंने बता दिया। कई कंपल्शंस आपको देखने को मिलती है, काउंटिंग, जैसे मुझे बड़ी आदत है, किसी ने ऑलरेडी काउंट कर दिया, मैं दोबारा काउंट करूँगा। ठीक है, ऑर्डरिंग, चेकिंग, टचिंग, वॉशिंग। अदर डिसऑर्डर्स इन दिस कैटेगरी इंक्लूड होर्डिंग डिसऑर्डर, चीज़ें भर भर के रखना अपने घरों में या अपने पास। ट्राइकोटिलोमेनिया, दैट इज हेयर पुलिंग डिसऑर्डर, दूसरों के बाल चूंडने का काम करते हैं, नोचने का काम कर रहे होते हैं। एंड एक्सकोरिएशन, दैट इज स्किन पिकिंग डिसऑर्डर। ये सब ओसीडी के आपके जो है बेसिकली प्रॉब्लम होती है, जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया। ठीक है, तो ये अलग से कवर हो जाता है, ये इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। जस्ट अ सेकेंड। ओके, फिर उसके बाद है ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर्स। 3 मार्कर का क्वेश्चन है, 1 मार्कर में भी आया हुआ है। पीटीएसडी इसको बोला जाता है और नई कैटेगरी में लाई कर रहा है, क्योंकि पहले इसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में ही डाला जाता था, अब इसको ट्रॉमा रिलेटेड एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर्स बोला जाता है। कहते हैं कई लोगों को, जो लोग नेचुरल डिजास्टर में फंस चुके हैं, लाइक सुनामी है, बॉम्ब ब्लास्ट बाय टेररिस्ट और इन अ सीरियस एक्सीडेंट और इन अ वॉर रिलेटेड सिचुएशन, इन लोगों को पीटीएसडी बड़ा कॉमन होता है। पीटीएसडी सिम्टम्स वेरी वाइडली बट इंक्लूड रीअकरेंट ड्रीम्स, फ्लैशबैक्स, आपको बार बार ऐसे सपने आ रहे होते हैं, फ्लैशबैक जैसे कोई इंसिडेंट हुआ है बार बार आंखों के सामने आ रहा होता है, इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन हो जाता है, आपको इमोशनल नंबिंग हो जाती है, ये सब पीटीएसडी में आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, और एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स एंड एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर दिस कैटेगरी। तो इस कैटेगरी के अंदर 2 डिसऑर्डर्स और आते हैं जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया। ठीक है, अब बात आती है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे, वो है सोमैटिक सिम्टम रिलेटेड डिसऑर्डर। पहले इसको सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर बोलते थे। 6 मार्कर 4 मार्कर का क्वेश्चन है, 1 1 2 2 मार्कर भी आया हुआ है। ठीक है, तो हर तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे किसी न किसी तरीके की कवर ही हो रखे। सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, पुरानी क्लासिफिकेशन में इसको सोमाटाइजेशन बोला जाता था। अब ये क्या है, कृपया ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ना ये थोड़े से एक्सट्रीम डिसऑर्डर है। सोमाटाइजेशन, डिसोसिएटिव, अभी बाइपोलर आप पढ़ने को मिलेगा आगे, फिर स्किज़ोफ्रेनिया आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये थोड़े से एक्सट्रीम डिसऑर्डर हो जाते हैं, काफ़ी परेशानी होती है जिन लोगों को ये हो जाता है। तो क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। दीज आर कंडीशंस इन विच देयर आर फिजिकल सिम्टम्स इन द एब्सेंस ऑफ फिजिकल डिजीज। तो आपको फिजिकल सिम्टम्स नज़र आ रहे होंगे सोमैटिक सिम्टम में, ठीक है, बट कोई फिजिकल डिजीज़ नहीं होगा, एक्चुअली में कोई डिजीज़ होएगा ही नहीं है आपको। In these disorders, individual has psychological difficulties and complains of physical symptoms. तो एक इंडिविजुअल है जो कंप्लेन कर रहा होगा साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज या फिजिकल सिम्टम्स की कंप्लेन कर रहा, कुछ भी बोल सकते हैं, मेरा कॉन्स्टेंटली सर दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, ठीक है, मेरी आंखें दर्द हो रही है, या कुछ सो एंड सो कुछ भी चीज़ें हो रखी होती है, या और भी कुछ इश्यूज आप बता सकते हो।
एंड इसके लिए इन्होंने बोला है देयर इज़ नो बायोलॉजिकल कॉज, इसका कोई बायोलॉजिकल कॉज नहीं होगा, ठीक है, किसी भी चीज़ से। अब मैं इमेजिन करके मैं खुद एक चीज़ क्रिएट कर सकता हूँ, ऐसे लोग करते हैं, और मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरा स्टमक एक है, स्टमक एक है, सारे टेस्ट करा लिए, सब चीज़ें हो गई, बट कोई स्टमक एक है ही नहीं, सब दिमागी रूप से है, ठीक है, सब साइकोलॉजिकली है। सो दीज इंक्लूड कन्वर्जन डिसऑर्डर्स, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर एंड इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर क्या कहता है? इट इन्वॉल्व्स अ पर्सन हैविंग परसिस्टेंट बॉडी रिलेटेड सिम्टम विच मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू एनी सीरियस मेडिकल कंडीशन। आप बार बार बॉडी रिलेटेड सिम्टम्स बता रहे हो, जैसे कि मैं अभी बोल रहा था, ठीक है, बट इसका कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन नहीं होगा। पीपल विद दिस डिसऑर्डर टेंड टू बी ओवरली प्री ऑक्यूपाइड विद देयर सिम्टम्स एंड दे कंटिन्यू वरी अबाउट देयर हेल्थ एंड मेक फ्रीक्वेंट विजिट टू डॉक्टर्स। ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, डॉक्टरों के चले जाते हो, दवाइयाँ लेते रहते हो, फिर आपको कोई बीमारी नहीं है एक्चुअली में, साइकोलॉजिकली ये आप ये सोच सोच के क्रिएट कर लेते हो, होता कुछ नहीं है, ठीक है। तो सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर कहलाता है एज अ रिजल्ट दे एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस एंड डिस्टर्बेंसेज इन डेली लाइफ, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी जो है थोड़ी सी तबाह हो जाती है, इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, डिस्टर्बेंसेस भी देखने को मिल जाते हैं। तो अब इसमें सोमैटिक सिम्टम में आपको जो है, आप जो है रेगुलरली जो है आप बॉडी रिलेटेड सिम्टम शो कर रहे हो, बट कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर क्या कहते हैं? नाम से ही हमें पता चल रहा है, इलनेस एंजाइटी, आपको ऐसा लगता है आप बीमार हो जाओगे। इन्वॉल्व्स परसिस्टेंट प्रीऑक्यूपेशन अबाउट डेवलपिंग अ सीरियस इलनेस एंड कॉन्स्टेंटली वरिंग अबाउट दिस पॉसिबिलिटी। यार सब लोगों को, जैसे अभी आजकल के इस टाइम पे भी बहुत लोगों को है, सबको कोरोना हो गया, मुझे हो गया, तो सोचते रहोगे, सो प्री ऑक्यूपाइड है, उसको भी कोरोना हो गया, उसको भी हो गया, जिस और नियर डियर वंस को हो गया तो और ज़्यादा ये बंदे परेशान हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज अकम्पनीड बाय एंजाइटीज अबाउट वंस हेल्थ। इंडिविजुअल विद इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर आर ओवरली कंसर्न्ड अबाउट अनडायग्नोज्ड डिसीज। तो ये लोग क्या करते हैं, कैंसर नहीं है जाके टेस्ट कराएंगे, देखिए एक बार कैंसर तो नहीं है हमें, नेगेटिव डायग्नोस्टिक रिजल्ट, अभी कोरोना पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव आ गया, या कैंसर नेगेटिव आ गए, ये तो गलत रिजल्ट दिया है, और 2 जगह जाके हम चेक कराते हैं, तो ऐसे कर रहे होते हैं। डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एश्योरेंस बाय डॉक्टर, डॉक्टर की बातों को भरोसा नहीं करेंगे। एंड आर ईजली अलार्म बाय इलनेस सच एज ऑन हियरिंग अबाउट समवन एल्सेज हेल्थ और सम सच न्यूज़। तो मुझे न्यूज़ आती है इसको कोई हो गया, अरे यार इसको हो गया, मुझे भी हो जाएगा, डेफिनेटली होगा, वो मर जाएगा, मैं भी मर जाऊँगी, मतलब मरने की कोई बात नहीं आती, क्योंकि इलनेस में हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो ये होता है। And in general, both somatic symptom disorder and illness anxiety disorder are concerned with medical illnesses, ठीक है, तो दोनों में medical illness है, but the difference lies in this, with this is concerned is expressed in the case of somatic symptom disorder. This expression is in terms of physical complaint. तो somatic symptom में आप physical complaint कर रहे हो, सर दर्द, पेट दर्द, आँखों में से कुछ नहीं हो रहा है, दांतें दर्द हो रही है, कुछ प्रॉब्लम और देखने को मिल जाती है। एंड वाइल इन द केस ऑफ इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर द नेम सजेस्ट इट इज़ द एंजाइटी विच इज़ द मेन कंसर्न, कि ऐसा मुझे हो सकता है क्योंकि सामने वाले को हुआ है, या सोसाइटी में ऐसा कुछ चल रहा है, तो मुझे भी हो सकता है, या हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका सोमैटिक सिम्टम एंड इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर है। एंड लास्ट इसमें इन्होंने बताया है कन्वर्जन डिसऑर्डर। द सिम्टम्स ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर्स are the reported loss of part or all some body functions, paralysis, blindness, deafness, difficulty in walking are generally among the symptoms reported. These symptoms often occur after a stressful experience and may be quite sudden. अचानक भी होता है, कोई स्ट्रेसफुल इवेंट के बाद भी हो जाता है, तो आपको ऐसा लग रहा होता है आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे एक्सीडेंट हुआ, नॉर्मल एक्सीडेंट है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे हाथ नहीं है, हाथ नहीं काम कर रहे, या कुछ नहीं हो, या और भी कुछ आप बोले सुनाई नहीं दे रहा है, काफ़ी सारी चीज़ों के हिसाब से आप बोल सकते हो। बट एक्चुअली में जब मेडिकल सारी कंडीशन चेक करते हो तो कुछ भी रिपोर्ट नहीं करते, साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टी हो जाती है बस, और कोई बात नहीं है, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे बात बताई। तो ये था आपका सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, जो कि इन्होंने 3 चीज़ों में पार्ट करके बता के यहाँ पे एक्सप्लेन किया। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, वरना हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सारे इंटेलिजेंट हैं हमारे बच्चे, गुड, ऐसे ही चाहता हूँ आप लोग इंटेलिजेंस लेवल हायर सुपीरियर इंटेलिजेंस को भी क्रॉस कर जाएं, ठीक है, और तरक्की करें देश दुनिया में, बड़े बड़ी कंपनीज खोले, स्टार्टअप्स खोले, पैसा ले, मेरे को बुला लेना, थोड़ा बहुत 12th में मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है, तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा ना, पैसा वैसा संभाल लूँगा। हाँ, 21 दिन में डबल तो मैं कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सब लोगों को क्लास के टाइम पे फ़ोन और मैसेज करने होते हैं बस।
एक सेकंड। ओके, अब जो है नेक्स्ट जो है थोड़ा सा दिमाग ख़राब करने वाला डिसऑर्डर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स हैं। और जैसे कि अभी मैं बात आपसे कर रहा था, जो मैंने रैच्ड अभी वेब सीरीज़ के बारे में बात करी, तो उसमें मैंने फोबियाज़ भी देखे, ओसीडी भी देखा था, हाँ था, ओसीडी था, और पीटी ट्रॉमा स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी थे। सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं था। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर तो थे ही, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स भी थे, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया के भी पेशेंट थे उसमें, तो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। एनीवे, डिसोसिएटिव पहले पढ़ लेते हैं। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स क्या है? डिसोसिएटिव है, डिसएसोसिएटिव नहीं है, तो प्लीज़ याद रखना, कई बार लिखते हुए गलती कर देते हैं आप। और इसका एक्सप्लेनेशन जो डेफिनेशन है वो क्या दी हुई है? इट कैन बी व्यूड एज अ सेवियरेंस ऑफ द कनेक्शन बिटवीन आइडियाज़ एंड इमोशंस, ठीक है। तो सेवियर हो जाते हैं आपके आइडियाज़ एंड कनेक्शंस, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग थॉट्स, आपके अलग अलग इमेजिनेशन चल रही होती है, कोई कनेक्शन यहाँ पे नहीं बन पाता है। डिसोसिएशन में आपकी फीलिंग्स कैसी हो जाती है? अनरियलिटी की, स्ट्रेंज फीलिंग होती है, डीपर्सनलाइज कर पाते हो, और कभी कभी आपकी शिफ्ट ऑफ आइडेंटिटी भी देखने को मिल जाती है। सडन टेम्परेरी ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस दैट ब्लॉट आउट पेनफुल एक्सपीरियंसेस आर अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो कभी कभी आपको कॉन्शियस ऑल्टर कर जाता है, अचानक से होता है, और पेनफुल एक्सपीरियंसेस आपके सामने आना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी आप रियलाइज़ भी कर पाते हो, उसमें दिख भी रहा होता है कि ऐसा बिहेव कर रहे हो या कुछ हो रहा है। इसको हम लोग, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के। कंडीशन में क्या क्या आता है? डिसोसिएटिव अमनीशिया भी हो सकता है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स भी हो सकता है, डीपर्सनलाइजेशन या डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर भी हो सकता है। एंड इसके सेलिएंट फीचर्स थोड़े से ऊपर भी दिए हुए हैं यहाँ पे, बट हम लोग डायरेक्टली टॉपिक भी पढ़ते हैं, वो तो डिफरेंस दिया हुआ है। डिसोसिएटिव अमनीशिया इज शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। It is characterized by extensive but selective memory loss that has no single organic cause. And some people cannot remember anything about their past. Others can no longer recall specific events, people, places, or objects, while their memory for other events remains intact. A part of dissociative amnesia is dissociative fugue. Essential feature of this could be an unexpected travel away from home and workplace, the assumption of new identity, and inability to recall their previous identity. ठीक है, तो आप अच्छा डिसोसिएटिव फ्यूग में ये करता है इंसान शिफ्ट, जैसे कार्तिक कॉलिंग कार्तिक में ये मूवी थी इरफान खान की, जो भी है वो फरहान अख्तर, इरफान खान बोल रहा हूँ, फरहान अख्तर की, उसमें डिसोसिएटिव फ्यूग का उसको प्रॉब्लम। भूल भुलैया तो मल्टीपल पर्सनैलिटी है ना, वो भी आगे आएगा यार, जो टॉपिक जहाँ से रिलेट करेगा वहीं से बताऊंगा ना। भूल भुलैया भी तो मल्टीपल पर्सनालिटी में थी। मैं डिसोसिएटिव फ्यूग की बात कर रहा हूँ, अभी तक तो आया नहीं हूँ मैं वहाँ पे। सर बात एक ही है। ओके बाय, बैठ जाओ आराम से। अगर तुम साइकोलॉजी मत पढ़ाना कभी, ठीक है भाई। ओके, तो डिसोसिएटिव फ्यूग है, अचानक से आप अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल कर रहे होते हो, अपनी नई आइडेंटिटी बना लेते हो, पुरानी आइडेंटिटी को दबा देते हो कहीं ना कहीं। फ्यूग यूजली एंड्स व्हेन द पर्सन सडनली वेक्स अप विद नो मेमोरी ऑफ द इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द फ्यूग, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, अचानक से उठते हो, आपको लगता है कहीं पहुंच गए हो, और आप कोई रिकॉल नहीं कर पाते इवेंट, कुछ भी नहीं पता चलता, फिर रियलाइज़ होता है अच्छा ये तो मैं था या नहीं था, ठीक है, इस तरीके से। सो दिस डिसऑर्डर इज ऑफन एसोसिएटेड विद एन ओवरवेलमिंग स्ट्रेस। फिर इसके बाद आइडेंटिटी डिसऑर्डर आता है, जिसके बारे में आराध्य जी हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो भूल भुलैया जो एक एग्जांपल है, रैच्ड में भी मैंने आपको बताया। स्प्लिट देखो, ग्लास देखो, उसमें मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी है। इसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोला जाता है। मोस्ट ड्रामेटिक ऑफ द डिसऑर्डर्स हैं, इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इन चाइल्डहुड। ब्रीड इनटू शैडोज में भी है ये, ठीक है, जो कि मैंने आपको परसों भी बताया था। एंड इन दिस डिसऑर्डर द पर्सन एज्यूम्स ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी दैट मे और मे नॉट बी अवेयर ऑफ ईच अदर। तो आपको नहीं पता होता कि आप ऐसी आइडेंटिटी में रह रहे हो। जैसे आप स्प्लिट देखोगे, स्प्लिट में 22-23 पर्सनैलिटीज़ होती हैं, 24th या 23rd वो खुद एज्यूम करता है, बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट। एंड उसमें कभी लड़की बन जाता है, कभी एक छोटा बच्चा बन जाता है, लड़का तो बहुत बड़ा था। और इस जैसे उसमें एक बड़ा धाकड़ से सीन्स हैं स्प्लिट में, जिसमें क्या करता है, कंप्यूटर एक ही यूज़ कर रहा है वो बंदा, और हर पर्सनालिटी अपने साइकोलॉजिस्ट को मेल कर रहा है या कर रही है उस टाइम पे कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम मुझे फेस करने को मिल रही है। साइकोलॉजिस्ट एक ही होती है उनकी, ठीक है, उसकी साइकोलॉजिस्ट भी एक होती है, और वो साइकोलॉजिस्ट खुद परेशान हो जाती है कि इंसान के अंदर कितनी पर्सनालिटीज़ है।
और उस तरीके से उसको हर पर्सनैलिटी को समझाना पड़ता है उसको, तो उसकी एक्चुअल पर्सनैलिटी कभी निकल के नहीं आ पाती, ठीक है। तो ये भी देखने को मिल जाता है। और इनफैक्ट जो मैंने आपको एग्जांपल दिए वो, एंड बाद में लास्ट में इन्होंने बताया डीपर्सनलाइजेशन एंड डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर विच इन्वॉल्व्स अ ड्रीम लाइक स्टेट इन विच द पर्सन हैज़ अ सेंस ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम सेल्फ एंड फ्रॉम रियलिटी। इन डीपर्सनलाइजेशन देयर इज अ चेंज ऑफ सेल्फ परसेप्शन एंड द पर्सन चेंज ऑफ रियलिटी इज टेम्पररी लॉस्ट और चेंज। तो ड्रीम, सपनों जैसी दुनिया आपको लग रही होती है, आपको असलियत और जो है सपने, इसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। आपका सेल्फ परसेप्शन, आपको खुद को लेकर जो चीज़ें वो चेंज हो जाती है, एंड सेंस जो है पर्सन का सेंस रियलिटी का टेम्परेरी लॉस्ट हो जाता है। मैं कौन हूँ, क्या पर्पस है, कहाँ से आया हूँ, क्या समझ है, कुछ नहीं पता चलता आपको। इन तरीके से आपको जो है डीपर्सनलाइजेशन डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर में आपको समझना पड़ता है, ठीक है। तो ड्रामेटिक ऑफ ऑल डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, अमनीशिया शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, फ्यूग था अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल एंड अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेते हो। डिसोसिएटिव मल्टीपल आइडेंटिटीज़ होती है एक इंसान के अंदर, और डीपर्सनलाइजेशन में ड्रीम लाइक स्टेट का आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये इन्होंने डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के बारे में बताया। इसमें किसी को अगर डाउट है तो प्लीज़ अनम्यूट करके पूछ लीजिए, वरना हम आगे बढ़ते हैं, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे। हाँ जी, किसी की अगर कोई कुछ बोल रहा है तो मुझे नहीं सुनाई दे रहा। सर छुट्टी? छुट्टी क्यों? छुट्टी जाना है दीदी, घर जाना है। हाँ सर, घर जाना है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स कराने दो, फिर पढ़ा दो। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स कराने दो, फिर करा खत्म छोड़ देता हूँ, क्योंकि फिर मुझे थोड़ा सा काम है, फिर पॉल साइंस की क्लास लूँगा मैं फिर आराम से। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लो, वरना हम आगे बढ़ रहे हैं यार। ओके, तो चलो किसी का डाउट नहीं है। एंड इसके बाद जो है अभी डिसऑर्डर्स ऑब्वियसली हमारे ख़त्म नहीं हुए हैं। ओके, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स एक्चुअली, तो ये भी वाइडली प्रेवलेंट डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर। आजकल बहुत इसके बारे में आप लोगों को सुनने को मिल रहा होगा, डिप्रेशन 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 डिप्रेशन, ये सब सुनने को मिल जाता है। एंड इनफैक्ट अभी पीछे जब ये हुआ था, मैंने आपको बताया भी था कि मैंने डिप्रेशन के ऊपर रैप भी बनाया था एक, ठीक है। तो जस्ट टू मेक पीपल अवेयर एंड वो किस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं। तो डिप्रेशन कवर्स अ वैरायटी ऑफ नेगेटिव मूड्स एंड बिहेवियरल चेंजेस। डिप्रेशन कैन रेफर टू सिम्टम और अ डिसऑर्डर, तो ये सिम्टम भी है, ये डिसऑर्डर भी है, दोनों तरीके से। इन डे टू डे लाइफ वी ऑफन यूज द टर्म डिप्रेशन टू रिफर टू नॉर्मल फीलिंग्स आफ्टर अ सिग्निफिकेंट लॉस सच एज द ब्रेकअप ऑफ रिलेशनशिप और द फेलियर टू अटेन अ सिग्निफिकेंट गोल। तो आपका रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है फैमिली के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, किसी भी तरीके से, या आप कोई गोल अचीव नहीं कर पाते तो डिप्रेशन हो जाता है। तो बहुत पुराना वर्ड, बट आजकल कंटेम्प्रेरी टाइम्स में इसको बहुत यूज़ किया जा रहा है। पहले क्या होता था, पहले लोग बोलते थे यार टेंशन हो रही है ना, ये नहीं हुआ, बड़ी टेंशन हो गई, बड़ा स्ट्रेस भी नहीं बोलते थे वो लोग जो है, ठीक है। अब जो है डिप्रेशन हो गया मुझे, तो मैं तो बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मैं तो बहुत ही हूँ। तो डिप्रेशन एक्चुअली बहुत डीप है, हम लोग उसको बहुत सिंपली यूज़ कर लेते हैं। तो अब जो एक्चुअली डिप्रेशन में होता है, आप उनसे कभी बैठ के बात करना तो आपको रियलाइज़ होगा कि डिप्रेशन होता क्या है। तो काइंडली मैं तो ये बोलता हूँ कि काइंडली डोंट यूज़ वर्ड डिप्रेशन, ठीक है, ऐसे करके। तो क्या एनीवे, तो ये चीज़ है। तो डे टू डे लाइफ में हम इसको नॉर्मल फीलिंग्स हमने बता दिया। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, 1 और 2 मार्कर ही है, ये डिप्रेशन की डेफिनेशन भी आती है। इज डिफाइंड, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या है, इज डिफाइंड एज अ पीरियड ऑफ डिप्रेस्ड मूड और लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन मोस्ट एक्टिविटीज़। तो आप बहुत लंबे पीरियड तक मूड ऑफ रहेगा आपका, किसी भी काम करने में आपका मन नहीं लगेगा। इसमें जो है आपका बॉडी वेट, स्लीप प्रॉब्लम, टायर्डनेस, inability to think clearly, agitation, greatly slowed behavior, thoughts of death and suicide, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। एंड कभी कभी एक्सेसिव गिल्ट और फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस भी आपको यहाँ पे महसूस हो जाती है। अब इसमें इन्होंने बोला है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं प्री डिस्पोजिंग टुवर्ड्स डिप्रेशन। जैसे हमने डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल में पढ़ा था, ठीक है। तो डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल में ये होता है कि ऑब्वियसली वी आर बायोलॉजिकली प्री डिस्पोज टू एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर, बट वही स्ट्रेसर आएगा कभी किसी तरीके का तो हमें ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाएगी। तो जेनेटिक मेकअप, जीन्स हमारे, हेरिडिटी इज एन इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर मेजर डिप्रेशन एंड अदर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। एज इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर
For instance, women are particularly risk during young adulthood, while for men the risk is highest in early middle age. Similarly, gender also plays a great role in this differential risk addition. For example, women in comparison to men are more likely to report a depressive disorder. तो औरतों को ज़्यादा हो जाता है बोलते हैं, और जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने भी देखे हैं जो विमेन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बट एट द सेम टाइम मैंने मेंस को भी नोट किया है, मेन हैं जिन लोगों को डिप्रेशन हुआ है, इनफैक्ट उनकी वजह से उनकी डेथ भी हो गई है, ठीक है, तो ऐसा मैंने देखा है। तो इसके अलावा इन्होंने बोला है कि और भी जो है रिस्क फैक्टर्स हमारे इंक्लूड होते हैं, एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव लाइफ इवेंट्स एंड लैक ऑफ सोशल सपोर्ट। अगर आपको नहीं है तो आप ये जो है डिप्रेशन जैसी टेंडेंसीज आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में जो है कवर किया जाता है। ये तो ऑलमोस्ट डन है। ओके, तो एक छोटा सा बायपोलर है, बस ये कर लेते हैं। सुसाइड हम लोग बाद में करेंगे, मतलब पढ़ेंगे, करेंगे नहीं। ओके, सुसाइड हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो बायपोलर रिलेटेड है, 4 लाइन्स ही हैं। अदिति 2 मिनट बस। हाँ, बायपोलर 1 ये पहले जो है ये उसमें आता था, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर से रिलेटेड इस तरीके से आता था। तो बाइपोलर 1 डिसऑर्डर है जिसमें मेनिया एंड डिप्रेशन साथ साथ प्रेजेंट होता है, ऑल्टरनेटली प्रेजेंट एंड समटाइम्स इंटरप्टेड पीरियड्स ऑफ नॉर्मल मूड। मेनियक एपिसोड रियली अपीयर बाय देमसेल्व्स, दे यूजुअली ऑल्टरनेट विद डिप्रेशन। तो आप पागलपंती वाले कुछ काम कर रहे हो, डिप्रेसिंग से हो गए, शांत बैठ गए, कुछ नहीं समझ आएगा। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर्स वर अर्लियर रेफर टू एज मेनियक डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, इसको इस तरीके से बोला जाता था। एंड इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर इंक्लूड बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, बाइपोलर 2 डिसऑर्डर एंड साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर, ठीक है। ये नई कैटेगरी में रिलेट किया गया है, वरना इसके जो फीचर्स हैं वो ऊपर उन्होंने एक्सप्लेन किया है। 1122 में ही आता है ज़्यादातर, ये पूरा लिखने को नहीं आता। और सुसाइड है उसके आगे, सुसाइड हम लोग फिर बाद में करते हैं। और अभी 4:45 हो रहे हैं, तो हम पॉल साइंस वाले जो बच्चे हैं हम लोग एग्जैक्ट 5 बजे मिलेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट 5 बजे। ओके, सो टेक केयर। इसमें से किसी को भी पूछना है, सबके डाउट, कोई डाउट तो नहीं है? किसी का कोई डाउट? मुझे इसमें एक डाउट। हाँ जी चैतन्य। जैसे ये फैक्टर्स प्रीडिस्पोजिंग टुवर्ड्स डिप्रेशन में लिखा है लास्ट लाइन के अंदर, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट। तो आइडियली जो भी इंट्रोवर्ट है उसका लाइक इतना ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा, या फिर वो लोग जो ऑटिस्टिक है या मतलब जो ऑटिज्म के जो है डिसऑर्डर के उनके जो पेशेंट्स हैं, तो इज इट नेसेसरी कि जो भी इंट्रोवर्ट होगा ही और शी विल बी डिप्रेस्ड? नहीं, ऐसा नहीं होता कि अगर आप कोई इंट्रोवर्ट है, क्योंकि वो इट इज़ बाय इंट्रोवर्टिज्म इज़ बाय चॉइस। जैसे मैं बहुत एक्चुअली मैं बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट था। मैं शाइनेस मुझ में बहुत ज़्यादा थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, बट मैं डिप्रेस नहीं था, ठीक है। एट द सेम टाइम वही था कि दोस्तों यारों के बीच में बैठे हैं, पुरानी बात है, मतलब ऐसे तो हंसी खेल मजाक भी हो रहा है, बट मेरा ना सर्कल के अंदर तो सब चीज़ें, सर्कल के बाद मेरे को कभी डिप्रेसिंग नहीं लगा। तो हम ये नहीं कह सकते, और ऑब्वियसली मैंने इसके बारे में कभी पढ़ा भी नहीं है, बट जितना मैंने नोट किया है अपनी लाइफ को और लोगों को, इंट्रोवर्ट कोई ऐसा नहीं कह सकता कि इंट्रोवर्ट जो है वो डिप्रेशन में हो ही हो, ऐसा नहीं है। इंट्रोवर्ट इज़ बाय चॉइस, आप रहना चाहते हो कि बस ठीक है, तो ये आपकी खुद की चॉइस होती है, ठीक है चैतन्य? सर इंट्रोवर्ट, हाँ जी आराध्या। इंट्रोवर्ट मैं कह रहा हूँ सर, जैसे इंट्रोवर्ट बंदा भी तो लाइक इंटरेक्ट ज़्यादा नहीं करता, तो मोर प्रोन होता है डिप्रेशन की तरफ। डिपेंड करता है, देखो ऐसा होता है ना इंट्रोवर्ट। अब ये देखो, अगर मैं चूज़ कर रहा हूँ कि मैं इंट्रोवर्ट रहना चाहता हूँ, तो क्या पता मेरे पास और अपने तरीके हों, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि मेरा एक स्टूडेंट होता था, तुम्हारे स्कूल का ही था आराध्य, श्रेया का भाई, श्रेया सेठी का, हाँ। तो वो बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट था, वो अपना कमरा छोड़ के नहीं निकलता था, बट वो डिप्रेशन में नहीं रहता था। क्यों नहीं रहता था? क्योंकि एक तो क्योंकि सोशल सपोर्ट की बात थी, पैसा बहुत था, सब काम आराम से कर लेता था, कोई दिक्कत नहीं है, घर में प्ले स्टेशन था, म्यूज़िक सिस्टम था, हाई फाई, वो भी सब चीज़ें, तो वो सारा टाइम उसमें निकाल लेता था, उसको उसमें मज़ा आता था कि मुझे किसी से लोगों से बात करके क्या करनी है, सोशली गैदर करके कोई फ़ायदा नहीं होता, लोग तो वही है इसी तरह अपने काम करके निकल जाते हैं। तो मेरा प्ले स्टेशन मुझे मिल जाए, मेरा खाना मुझे मिल जाए, मेरी ज़िंदगी बढ़िया है। तो वो डिप्रेशन में नहीं था, उसको मज़ा आता था इंट्रोवर्ट रहने की, क्या बढ़िया ज़िंदगी चल रही है, कमरे में रहो, एसी चला के बंद करके बैठे रहो, गेम खेलते रहो। तो ऐसे भी केसेस होते हैं, है ना आराध्य? ठीक है सर। ओके, चलो कूल, थैंक यू वेरी मच। और हम लोग 5 बजे एग्जैक्टली मिलते हैं पॉल साइंस के लिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। और बुक पॉल साइंस की बुक 1 होगी, चैप्टर 1, बुक 1 चैप्टर 1।